वे दावा करते हैं कि आप बहुत ज्यादा, बहुत शांत और बहुत गंभीर हैं। आपके बोलते ही कमरा खामोश हो जाता है। आप अलग हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं। आप ऐसी चीजें देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। आप उन चीजों को चुनौती देते हैं जिन्हें लोग भोलेपन से स्वीकार कर लेते हैं, और लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। साथ में वे उन विषयों पर हंसते हैं जो आपको उबाऊ लगते हैं। वे सतही बकवास, चलन और नाटक से ग्रस्त है। आप मृत्यु, अर्थ और जीवन के चिंतन में उलझे रहते हुए भी उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। जब आपको मुस्कुराना चाहिए तब आप मुस्कुराते हैं, हालांकि आप मन ही मन अपनों से अलग थलग महसूस करते हैं। कुछ समय बाद आप सवाल करने लगते हैं कि क्या मैं दोषपूर्ण हूँ? लेकिन क्या हो अगर आप ही समस्या नहीं है? क्या हो अगर समाज की रचना ही आप जैसे व्यक्तियों को ध्यान में रखकर नहीं की गई हो? जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहाउ के अनुसार सच्ची, शुद्ध बुद्धि अलग थलग करती है। आपके विचारों की गहराई के साथ साथ आपके अलगाव की भावना बढ़ती जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सच्चाई से ज्यादा आराम को पसंद करते हैं, और उस आराम को चतुर व्यक्तियों से खतरा होता है। शोपेनहाउ द्वारा खोजी गई कठोर वास्तविकता की पड़ताल इस वीडियो में की जाएगी। समाज में सच्चे होशियार लोगों को क्यों नकार दिया जाता है, और अकेलापन आपके मानसिक स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक क्यों हो सकता है? ये जल्दी शुरू हो जाता है। अपनी ही उम्र के बच्चों से भरी कक्षा में आप अजीब महसूस करते हैं, बेहतर नहीं बल्कि विरक्त। आप गहरे ध्यान में डूबे हैं, जबकि दूसरे बेवजह हंस रहे हैं। लोग अनजाने में कुछ क्यों कह जाते हैं? सामान्य बातचीत शोर क्यों लगती है? जीवन ऐसा क्यों लगता है जैसे आप अनुभव करने के बजाय लगातार देख रहे हैं? बुद्धिमत्ता का मौन अभिशाप पहली बार चखा जा रहा है। ये उस तरह की बुद्धिमत्ता है जो बहुत सारे सवाल पूछती है और बहुत जोर से महसूस करती है, न कि अकादमिक, ग्रेड या सम्मान वाली। वह बुद्धिमत्ता जो प्रवाह के साथ नहीं चल सकती, लोगों के विरोधाभासों को देख लेती है और सूक्ष्म पाखंड को भांप लेती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये अलगाव और भी स्पष्ट होता जाता है। बोलते समय आप संकोची हो जाते हैं। चूंकि आपको समझ पाना मुश्किल लगता है, आप सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप समझते हैं कि ईमानदार होना लोगों को असहज करता है, और बार बार क्यों पूछने से माहौल खराब हो जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आप घमंडी हैं, जबकि वास्तव में आप खुद को सही ठहराने से थक चुके हैं। आप ठंडे नहीं हैं। आपको अभी अभी पता चला है कि लोग गहराई से डरते हैं। नतीजतन आप अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी जिज्ञासाओं और अपनी पीड़ा को छिपाते हैं। यही विरोधाभास है। जनता कहती है कि वह बुद्धिमत्ता का सम्मान करती है, हालांकि अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में वह भावनात्मक रूप से उन लोगों को अस्वीकार कर देती है जिनके पास ये बुद्धिमत्ता होती है। सैद्धांतिक रूप से हम प्रतिभा का सम्मान करते हैं, हालांकि जो वास्तव में प्रतिभाशाली होते हैं वे वास्तविक जीवन में अलग थलग पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्या समाधान से कहीं अधिक है। ये रूढ़ियों पर सवाल उठाती है। ये अतीत के भ्रमों को देखने में सक्षम है। यह उन चीजों को चुनौती देती है जिन्हें लोग भोलेपन से स्वीकार करते हैं। इसी वजह से लोग असहज होते हैं। आप सतही स्तर के रिश्तों के लिए बहुत जटिल हो जाते हैं। विश्लेषण किए बिना छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने के लिए बहुत आलोचनात्मक सोच वाले हो जाते हैं। तनाव मुक्त होने के लिए बहुत सचेत हो जाते हैं। साथ ही भावनात्मक बोझ भी। ये कुचलने वाला होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। भीड़ भाड़ वाले कमरों में भी आप अलग थलग महसूस करते हैं। आप सतही स्तर से कहीं अधिक गहरे जुड़ाव की लालसा रखते हैं। कोई ऐसा जो आपको सचमुच समझे, न कि केवल कोई जो आपकी बात सुने। हालांकि वो व्यक्ति कभी सामने नहीं आता। आप सवाल करने लगते हैं, क्या मेरे साथ कोई समस्या है? अनकही त्रासदी यही है। बुद्धिमान व्यक्तियों को बाहरी दुनिया इस तरह के अकेलेपन से निपटना नहीं सिखाती। जब आपका मन अलग तरह से काम करता है तो वह आपको प्रदर्शन और सफलता का तरीका सिखाता है, लेकिन अस्तित्व का तरीका नहीं। तब आप समायोजित होते हैं।
जैसे जैसे आप गिरगिट बनते हैं, आप ढलना सीखते हैं, कम बुद्धिमान होते जाते हैं और जानते हैं कि कब चुप रहना है। आपको ऐसा करना ही पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपनी बात कहने की कीमत चुकाई है। हालांकि अंदर ही अंदर बोझ बढ़ता जाता है। एक जिज्ञासा, एक उद्देश्य की लालसा, एक गहरी उदासी। क्या कोई और भी ऐसा महसूस करता है? आप नहीं करते। दरअसल आप मानते हैं कि चुपचाप सहना कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक अनोखे मन का संकेत है जो एक उथले वातावरण में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। सदियों पहले दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने इस प्रवृत्ति को देखा था। उन्होंने न केवल आपके दुख को पहचाना, बल्कि उसका पूर्वानुमान भी लगाया। अधिकांश मानव समाज एक गुप्त नियम द्वारा शासित है। चीजों के बारे में ज्यादा न सोचें, स्क्रिप्ट पर कभी संदेह न करें, अनादर न करें, बस वही करें जो चलन में है, बस वही कहें जो सुरक्षित हो, और कमरे में सबसे ऊंची आवाज से सहमत हों। जब शोपेनहावर ने झुंड की बात की थी तो उनका यही मतलब था। लोगों में अपने विचारों को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि स्वतंत्र विचार जोखिम भरा होता है, इसलिए नहीं कि वे मूर्ख हैं। और इसी कारण जो लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं उनसे लोग डरते हैं। वे झुंड की पूजा करने से इनकार करते हैं, इसलिए नहीं कि वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जब कोई ये सवाल करने लगता है कि ऐसा क्यों है, तो समूह असहज हो जाता है। जब कोई विसंगतियों, झूठों और अंध परंपराओं की ओर इशारा करता है, तो समूह रक्षात्मक हो जाता है। ये तार्किक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। हर समाज, कार्यस्थल और कक्षा में एक अवचेतन तनाव होता है, स्वीकार करें या अस्वीकार करें। इसके अलावा चतुर लोग स्वाभाविक रूप से इस दबाव का विरोध करते हैं, सच्चाई और जिज्ञासा से, अवज्ञा से नहीं। हालांकि यहाँ एक परेशान करने वाली सच्चाई है। अलग तरह से सोचना प्रशंसनीय नहीं है, इसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता केवल तथ्यों को चुनौती नहीं देती, ये सहजता पर सवाल उठाती है, ये भ्रम को तोड़ती है, यह उन सभी बातों को उजागर करता है जिन्हें लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं जो समूह के पाखंड को उजागर करता है, जब आप कोई ऐसा सुझाव देते हैं जिसे बहुमत ने स्वीकार नहीं किया है, व्यवस्था का पालन करने के बजाय उस पर सवाल उठाने पर कोई तालियां नहीं बजती, आपको अजीब, अतिभावुक और असहयोगी कहा जाता है। समकालीन कार्यस्थल पर विचार करें। हम नवाचार में रुचि रखने का दावा करते हैं, हम सिद्धांत और रचनात्मकता की सराहना करते हैं। हालांकि व्यवहार में जो लोग बैठकों के दौरान कठिन विषयों को उठाते हैं, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अप्रभावी प्रक्रियाओं के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले कर्मचारियों को बहुत ज्यादा सोचना बंद करने की सलाह दी जाती है। असामाजिक लोग वे होते हैं जो काम पर गपशप करने या खुश होने का दिखावा करने से बचते हैं। स्कूलों में भी यही स्थिति है। जो छात्र बिना सोचे समझे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जो छात्र बहुत अधिक प्रश्न पूछकर अधिकारियों को चुनौती देते हैं, उन्हें विघटनकारी करार दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वे गलत है। जटिलता को ऑनलाइन मंचों पर भी दंडित किया जाता है, जहां स्वतंत्र विचारों को पनपने के लिए माना जाता है। एल्गोरिदम गहराई, बुद्धिमत्ता या बारीकियों को पुरस्कृत नहीं करते, इसके बजाय वे भावनात्मक हेरफेर, सरलता और दोहराव को पुरस्कृत करते हैं। ऐसी व्यवस्था में सच्चे बुद्धिमानों का क्या होता है? जीने के लिए वे छिपना, सिकुड़ना, मुखौटा ओढ़ना सीख जाते हैं और अंततः समाज अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। शांत प्रतिभा, सामाजिक चिंता प्रतिभा को अपने पीछे बंद कर देती है। वर्षों के आत्मसंदेह के नीचे छिपी है क्षमता, वह ज्ञान जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि उसे कभी साझा नहीं किया जाता। सबसे बड़ी विडंबना यही है, दुनिया बुद्धिमत्ता में रुचि होने का दावा करती है, हालांकि केवल अच्छे व्यवहार वाली बुद्धिमत्ता में। बस वैसी बुद्धिमत्ता जो असहज न करे, बस वैसी बुद्धिमत्ता जिसे एक छोटे से साफ सुथरे बक्से में बंद किया जा सके।
हालांकि सच्ची बुद्धिमत्ता साफ सुथरी नहीं होती। ये नारों के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्या लोकप्रिय है, इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अहंकार नहीं बढ़ता। ये उनका सामना करती है और इसी कारण से समाज इसे अस्वीकार कर देता है। गलत समझा जाना ही सच्चा बुद्धिमान होना है। ऐसे कमरे में अकेले रहना जहाँ लोग उन बातों पर सिर हिला रहे हों जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे झूठ हैं। डरना ये साधारण अस्वीकृति से कहीं आगे जाता है। सामाजिक निर्वासन ही यही है, क्योंकि जब आप खेल को समझ जाते हैं तो आप खेलना छोड़ देते हैं। इसके अलावा जब आप इसे खेलना बंद कर देते हैं तो आप इससे जुड़े नहीं रहते। यही असंगति की कीमत है, और ये वह कीमत है जो वे लोग जो अपने मन के साथ विश्वासघात नहीं करते हर दिन चुपचाप चुकाते हैं। हालांकि शोपेनहाउ को लगता था कि इस दर्द का एक उद्देश्य था। वह प्रतिभा को एक आशीर्वाद के बजाय एक बोझ मानते थे जिसे बहुत कम लोग उठा सकते थे, और जो इसे उठाते हैं उन्हें एक अधिक एकाकी लेकिन फिर भी अधिक प्रामाणिक मार्ग अपनाना पड़ता है। दार्शनिक आर्थर शोपेनहाउ अन्य दार्शनिकों की तरह नहीं थे। उन्होंने वास्तविकता को मीठा नहीं बनाया। उन्होंने खुशी के बारे में कोई वादा नहीं किया। उनके अनुसार दुख जीवन का मूलभूत पहलू है, और जितना अधिक जागरूक व्यक्ति होता है उतना ही अधिक वह इसका अनुभव करता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक सोचने और बहुत गहराई से महसूस करने के मौन दुख का अनुभव किया है, उन्हें ये निराशाजनक लग सकता है। ये ईमानदार लग रहा था, मानो आखिरकार सच बोल दिया गया हो। शोपेनहाउ का जन्म 1788 में जर्मनी में हुआ था, और वे एक संपन्न लेकिन भावनात्मक रूप से दूर परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता एक सख्त समझदार व्यवसायी थे, एक साहित्यिक समाजवादी। उनकी माँ ने बाद में उनके जीवन को जिस गहराई से उन्होंने देखा, उसके कारण वे सहभागी से ज्यादा साक्षी थे, और उनका विश्व दृष्टिकोण ठीक इसी तरह विकसित हुआ। यही उनकी सबसे प्रसिद्ध अवधारणा थी। कोई व्यक्ति केवल तभी स्वयं हो सकता है जब वो अकेला हो। शोपेनहाउ का मानना है कि अलगाव किसी विकल्प का नहीं बल्कि बुद्धि का परिणाम है। जैसे जैसे आप जीवन की सतह पर रहने वाले व्यक्तियों से गहरी समझ प्राप्त करते हैं, आप उनसे दूर होते जाते हैं। इच्छा शक्ति का विचार एक अतार्किक अंधी शक्ति जो सभी जीवित प्राणियों को प्रेरित करती है, उनके विश्व दृष्टिकोण का केंद्र है। ये तर्कसंगत नहीं है। सत्य इसके लिए मायने नहीं रखता। ये केवल भयानक रूप से बिना सोचे समझे और अनंत काल तक चाहता है। शोपेनहाउ के अनुसार यही इच्छा शक्ति अधिकांश लोगों को नियंत्रित करती है। वे सुख, शक्ति और स्वीकृति की तलाश इसलिए करते हैं क्योंकि वे इच्छा के एक अदृश्य चक्र में फंसे हुए हैं, न कि इसलिए कि उन्होंने इस पर कोई विचार किया है। हालांकि जो लोग वास्तव में बुद्धिमान, पर्यवेक्षक और विचारक होते हैं, वे इस जाल को देखना शुरू कर देते हैं। वे इसे छोड़ देते हैं, वे अलग हो जाते हैं, और यहीं से दर्द शुरू होता है। एक बार जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये अचेतन इच्छाओं से प्रेरित भ्रमों का नृत्य है, तो आप दुनिया को कभी अनदेखा नहीं कर सकते। चुटकुले अब आपको हंसाते नहीं। आप अर्थहीन छोटी मोटी बातचीत में शामिल नहीं हो सकते। आप सोचते हैं कि कोई और इस खालीपन को क्यों नहीं देख रहा है, ऐसा महसूस करते हुए जैसे कोई भूत किसी अंतहीन पार्टी में तैर रहा हो। शोपेनहाउ ने इसे इस तरह से कहा है, एक व्यक्ति जितना कम बुद्धिमान होता है, वह जीवन को उतना ही कम रहस्यमय समझता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अज्ञानता केवल आनंद से कहीं अधिक है। ये अपनेपन का एहसास है। जब आप नैतिकता, नश्वरता और अर्थ के बारे में अधिक गहन प्रश्न पूछने लगते हैं, तो आप समुदाय में अपना स्थान खो देते हैं। इसलिए नहीं कि लोग आपसे घृणा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको समझते नहीं हैं। शोपेनहाउ समाज से घृणा नहीं करते थे। उनका मानना था कि अलगाव और समुदाय के अलग अलग कार्य हैं। समाज आपका मनोरंजन करता है, अकेले रहना आपको प्रामाणिक बनाता है, और जो वास्तव में बुद्धिमान होते हैं वे अंततः उन चीजों की चाहत रखते हैं जो समाज प्रदान नहीं कर सकता: शांति, स्पष्टता और वास्तविकता। इसी कारण से
शोपेनहाउ ने एकांत को अकेलेपन के बजाय मुक्ति के रूप में सराहा। चील की तरह महान लोग एकांत की ऊंची चट्टान पर अपने घोंसले बनाते हैं। बुद्धिमत्ता उनके लिए आकर्षक नहीं थी। ये एक ऐसा अभिशाप था जो आपको अस्तित्वगत निर्वासन में धकेल देता था और आपसे सुख सुविधाएं छीन लेता था। हालांकि उन्होंने निराशा का उपदेश नहीं दिया। उनका मानना था कि दर्शन, कला और आत्मनिरीक्षण आपके दर्द को समझ में और आपके अलगाव को ज्ञान में बदलकर बेहतर जीवन जीने की राह दिखा सकते हैं। वे उन गिने चुने विचारकों में से थे जिन्होंने अति विचार से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को व्यक्त करने का साहस किया। ये सच है, जब लोग आपके विचारों से सहमत नहीं होते तो अलगाव महसूस करना स्वाभाविक है। जब आपको लगता है कि दुनिया में कोई समस्या है तो आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे होते। जो लोग खुद को असहज महसूस करते हैं और जो बैठकों, कक्षाओं और पारिवारिक भोजों में शब्दों से घिरे रहते हैं लेकिन उद्देश्यहीन होते हैं, उन्हें उनके कार्यों में सांत्वना मिलती है। शोपेनहाउ का मानना था कि ज्ञान प्राप्ति दुख की कीमत पर होती है और उन्होंने अपनी किताबों के पन्नों से कहा, आप टूटे हुए नहीं हैं। भले ही दुनिया उन लोगों का मजाक उड़ाती हो जो बहुत ज्यादा देखते हैं, आप अभी अभी जागे हैं। उनका विचार हमें जीवन को खुद को धोखा दिए बिना जीने में मदद करने के लिए बनाया गया था, न कि इसे बेहतर बनाने के लिए। हमें डर के बजाय सम्मान के साथ अंधेरे का सामना करना चाहिए, क्योंकि हालांकि बुद्धिमत्ता अंततः आपको अन्य लोगों से दूर कर सकती है, यह आपको सत्य, सौंदर्य, कला और अपनी आत्मा से भी जोड़ती है। और शोपेनहाउ के अनुसार ये एक अधिक उन्नत प्रकार का संबंध है जो न तो अस्वीकृति और न ही भीड़ प्रदान कर सकती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अकेलापन एक असफल सामाजिक जीवन का संकेत है। हालांकि क्या हो अगर कभी कभी ये अधिक गहन विचार की कीमत पर हो? शोपेनहाउ जैसे दार्शनिकों ने सदियों पहले कुछ पता लगाया था और आधुनिक मनोविज्ञान इसे मान्य करने लगा है। उच्च एकांत अक्सर उच्च बुद्धिमत्ता के साथ होता है। सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन में कुछ दिलचस्प बात सामने आई थी। हालांकि अत्यधिक सामाजिक जुड़ाव वास्तव में उच्च शिक्षित लोगों में खालीपन, अति उत्तेजना और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि चर्चाएं अक्सर सतही लगती हैं, क्योंकि वे अफवाहों, घिसी पिटी बातों या भावनात्मक बकबक की बजाय विचारों, गहराई और सूक्ष्मता की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरों के प्रति अपनी चिंता के बावजूद उन्हें समाज द्वारा प्रदान किए जाने वाले तरीके से दूसरों से जुड़ना मुश्किल लगता है और इससे एक प्रकार का संज्ञानात्मक अकेलापन पैदा होता है। ये सिर्फ अकेले रहने से कहीं आगे जाता है। यह उन लोगों से घिरे होने पर शारीरिक रूप से अकेले होने की तुलना में ज्यादा अकेलापन महसूस करने के बारे में है, जिनकी सोच आपसे अलग है। भावनात्मक दुविधा यहीं से शुरू होती है। एक और आत्मनिरीक्षण अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों का एक गुण है। वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं और चिंतन करते हैं। वे अपने दिमाग में ऐसे मानसिक ग्रह बनाते हैं जिन्हें दूसरे लोग शायद कभी न देख पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि वे इंसान हैं। वे अभी भी आत्मीयता, प्रतिध्वनि और जुड़ाव की लालसा रखते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो समझता हो, सिर्फ सिर हिलाता नहीं, जो अदृश्य को समझता हो और अनकही बात को सुनता हो। मनोवैज्ञानिक जाल यही है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपके अकेलेपन को समझ सके। जितना ज्यादा आप समझदार होते हैं उतना ही मुश्किल होता जाता है। ये दम नहीं है, ये तंत्रिका विज्ञान की एक शाखा है। संज्ञानात्मक विकास विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस एडनॉफ के अनुसार मानव मस्तिष्क 100 से 150 व्यक्तियों के छोटे छोटे जनजातीय समूहों में विकसित हुआ। घनिष्ठ सामाजिक समूहों के साथ रहने और घुलने मिलने की हमारी जरूरत ने हमारी बुद्धिमत्ता को आकार दिया। हालांकि उच्च बुद्धि वाले लोग अब जिस माहौल में रहते हैं वह बहुत अलग है। वे रूढ़ियों पर सवाल उठाते हैं, अमूर्त रूप से सोचते हैं और जानकारी को तेजी से पचा लेते हैं। उनके दिमाग विकासवादी विचित्रता बन जाते हैं
और वे जनजातीय जुड़ाव के भावनात्मक खाके में फिट नहीं बैठते। ये दुख की बात है कि दुनिया उनकी सोच को समझ नहीं पाई है, क्योंकि भावनात्मक अस्थिरता अक्सर गहरी बुद्धि का परिणाम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, इसलिए नहीं कि कुछ गड़बड़ है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 विचार है, जबकि दूसरों के पास सिर्फ 1। कल्पना कीजिए कि हर बातचीत के दौरान आपके चेहरे के सूक्ष्म भावों पर ध्यान देना। कल्पना कीजिए कि आप घंटों ये सोचते रहें कि किसी के कहे एक शब्द का क्या मतलब है। इतना संवेदनशील होना कोई महाशक्ति नहीं है, ये एक कठिनाई है। इससे भावनात्मक थकावट, निराशा और चिंता हो सकती है। दुनिया ऐसे लोगों से निपटने के लिए नहीं बनी है जो इतनी गहराई से सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि ये अमित्र है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार उच्च बुद्धि वाले बच्चे अक्सर अस्तित्वगत चिंता और अलगाव की भावनाएं अधिक व्यक्त करते हैं। वे कम उम्र से ही अपने अंतरों से वाकिफ होते हैं और इस अंतर को अक्सर पहचानने के बजाय दंडित किया जाता है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, उनसे कहा जाता है। तुम सामान्य क्यों नहीं हो पाते? इतने सवाल पूछना बंद करो। नतीजतन वे जानकारी को आत्मसात कर लेते हैं। मेरे साथ कोई समस्या हो सकती है। इससे आंतरिक तनाव पैदा होता है। आत्म अभिव्यक्ति और आत्मरक्षा के बीच रस्साक्षी। वे कई बार चुप हो चुके हैं और खुलना चाहते हैं। उन्होंने पाया है कि खुद को दूर रखना ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी वे जुड़ना चाहते हैं। इस उम्मीद में कि कोई उनके पीछे की शांति को देखेगा, वे भावनात्मक अवरोध खड़े कर देते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते। ये प्रवृत्ति रोमांटिक रिश्तों में भी देखी जाती है। अत्यधिक बुद्धिमान लोगों के लिए यह महसूस करना मुश्किल हो सकता है कि उन्हें समझा जा रहा है, न कि केवल सराहना की जा रही है। हालांकि वे ठंडे या अलग थलग लग सकते हैं, लेकिन असल में वे एक ऐसी गहराई का बचाव कर रहे होते हैं जिसे अक्सर गलत तरीके से संभाला गया है। उन्होंने पाया है कि ज्यादातर लोग बुद्धिमत्ता की अवधारणा को पसंद करते हैं, न कि उसके साथ जुड़ी सूक्ष्म भावनात्मक वास्तविकता को, इसलिए नहीं कि वे प्यार नहीं चाहते। मनोवैज्ञानिक काज़मीर ड्रोस्की ने इस सिंड्रोम को अति उत्तेजना नाम दिया। ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता के 5 क्षेत्रों की ओर इशारा करता है: मनोवैज्ञानिक, संवेदी, कल्पनाशील, भावनात्मक और बौद्धिक। सीधे शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा दर्द का अनुभव करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा महसूस करते हैं। इसके अलावा ये तीव्रता उनके और बाहरी दुनिया के बीच की खाई को चौड़ा करती है, साथ ही रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि को भी बढ़ावा देती है। हालांकि यही रहस्य है, अकेलापन हमेशा किसी चीज की कमी का संकेत नहीं देता। यह कभी कभी ये संकेत दे सकता है कि कुछ अद्वितीय है। एक ऐसा मन जो अतीत के भ्रमों को देख सकता है, एक ऐसा दिल जो व्यर्थ की बकबक से संतुष्ट होने से इनकार करता है, एक ऐसी आत्मा जो आराम की बजाय उद्देश्य को प्राथमिकता देती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा थोड़ा अलग थलग महसूस करेगा। वे किसी गहरी, दुर्लभ चीज के लिए तैयार होते हैं, इसलिए नहीं कि वे सामाजिक रूप से असफल रहे हैं। इसलिए अगर आपने कभी इस तरह के अकेलेपन का अनुभव किया है, तो ये कोई अभिशाप नहीं हो सकता। सिर्फ लोगों की कमी ही नहीं, बल्कि अनुनाद की कमी भी। ये शायद एक अचेतन संकेत हो सकता है कि आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो वास्तव में जागृत हैं, सिर्फ जीवित नहीं। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता शुरू में प्रशंसा जगाती है। हालांकि ईर्ष्या, एक गहरा भाव, अक्सर प्रशंसा के नीचे छिपा रहता है। ईर्ष्या का एक अनोखा तरीका भी होता है कि वह सम्मान को अस्वीकृति में बदल देती है। ज्यादातर लोग इसे खुद स्वीकार भी नहीं करेंगे। हालांकि बुद्धिमान लोग अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन में गुप्त और कभी कभी प्रकट शत्रुता का सामना करते हैं। वे दूसरों में एक दर्दनाक चीज, असुरक्षा, को उजागर करते हैं, इसलिए नहीं कि वे क्रूर हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और आत्मविश्वास से, स्पष्ट रूप से या गहराई से बोलते हैं, कुछ लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। वे सुनेंगे कि वे कितने अपर्याप्त हैं। वे खुद को हीन, छोटा
और अदृश्य महसूस करेंगे। अहंकार अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे चोट पहुंचती है। यही डनिंग-क्रूगर प्रभाव की भूमिका निहित है। यह प्रभाव, जिसका नाम मनोवैज्ञानिक डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर के नाम पर रखा गया है, बताता है कि कैसे कम कुशल लोग कभी कभी अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं, क्योंकि वे अपनी सीमाओं से अनजान होते हैं। जब कोई सचमुच चतुर व्यक्ति किसी परिस्थिति में प्रवेश करता है, तो उनकी योग्यता की भावना अचानक नष्ट हो जाती है। अपनी सीमाओं का सामना करने पर उनमें से कई रचनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे बौद्धिक व्यक्ति को अजीब, अलग-थलग और अहंकारी करार देते हैं। वे मानते हैं कि वे बाकियों से श्रेष्ठ है। विडंबना यह है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। चूंकि बुद्धि केवल अवधारणाओं पर प्रश्न उठाने से कहीं अधिक करती है, अहंकार ने इसे स्वयं ही सुन लिया। ये पहचानों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये जनजातीय मनोविज्ञान में एक सामाजिक खतरा पैदा करता है। मनुष्य ऐसे समुदायों में विकसित हुए जहां अस्तित्व स्वीकृति पर निर्भर था। अलग दिखना, अलग सोचना और परंपराओं को चुनौती देना निर्वासन का जोखिम था। इस प्रकार प्राचीन आवेग तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बौद्धिक व्यक्ति समूह की सर्वसम्मति को चुनौती देता है। ये व्यक्ति एक खतरा पैदा करता है। वे उसे निष्कासित कर सकते हैं और संगठन को तहस-नहस कर सकते हैं। और पूरे इतिहास में ये पैटर्न दोहराया गया है। शायद अब तक के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात को युवाओं को भ्रष्ट करने के लिए मौत की सजा दी गई थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की नासमझी को उजागर किया था। गैलीलियो का ये सुझाव कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चर्च के अधिकारियों को ठेस पहुंची थी, न कि इसलिए कि विज्ञान को। निकोला टेस्ला अकेले और बेसहारा होकर चल बसे। समलैंगिक होने के कारण रासायनिक रूप से नपुंसक बनाए जाने के बाद एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति में योगदान दिया था, ने आत्महत्या कर ली। ये केवल गलतफहमी की कहानियां नहीं थीं, ये दर्दनाक बदले की कहानियां थीं। क्योंकि जब कोई एक नई वास्तविकता प्रस्तुत करता है, तो वह उन झूठों को भी उजागर करता है जिन पर हमने अपनी पहचान आधारित की है। इसके अलावा ज्यादातर लोग नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय आपको अस्वीकार करना पसंद करेंगे। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। आज भी छाया समूह अक्सर सच बोलने वालों, गहन विचारकों और नव प्रवर्तकों को निशाना बनाते हैं। वास्तविक जीवन में भी और मंचों पर भी। कार्यालयों में उनकी उपेक्षा की जाती है। कक्षाओं में उन्हें विघटनकारी माना जाता है। कहा जाता है कि वे रिश्तों में बहुत ज्यादा ही उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बुद्धिमत्ता और असंगति का मेल होता है, तो सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। सहजता भंग होती है। ये मानक ऊंचा कर देती है। ये सामान्यता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। और एक ऐसे समाज में जो भ्रम और सहजता पर निर्भर है, ये अस्वीकार्य है। इस प्रकार ईर्ष्या धीरे से बुदबुदाती है। अहंकार ही ट्रिगर दबाता है। हालांकि यहाँ एक पहेली है। जब तक बुद्धिमत्ता लोगों को खुद पर संदेह करने का कारण नहीं बनती, वे उसकी इच्छा रखते हैं। YouTube पर वे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे और इंस्टाग्राम पर वे किसी दार्शनिक के उद्धरण देंगे। हालांकि जब वे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से देखता है, बहुत गहराई से महसूस करता है और बहुत ईमानदारी से बात करता है, तो ये जल्दी ही संघर्ष में बदल सकता है। इसलिए यदि आपको कभी अस्वीकार किया गया है, आपकी कमियों के कारण नहीं, बल्कि आपकी स्पष्टता के कारण, तो इसका कारण ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसका कारण ये है कि आपकी उपस्थिति लोगों को उस चीज का सामना करने के लिए मजबूर करती है जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। और अहंकार से प्रेरित वातावरण में ये बुराई से भी ज्यादा हानिकारक है। जब वही चीज जो आपको अनोखा बनाती है, आपको अकेला भी महसूस कराती है, तो आप क्या करते हैं? जब आपके विचार उस स्तर तक गिर जाते हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। हालांकि
ऐसा लगता है कि कोई भी आपको समझता या आपकी परवाह नहीं करता है। आर्थर शोपेनहावर ने इस दुविधा को मीठा नहीं बनाया था। उन्होंने चीजों को ठीक करने के लिए जहरीली सकारात्मकता का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। उनकी प्रतिक्रिया कठोर थी, क्रूरता की सीमा पर, लेकिन अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक। एकांत। उन्होंने दावा किया कि बौद्धिक वर्चस्व की विशेषता एकांत को प्राथमिकता देना है, सजा के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के एक रूप के रूप में, क्योंकि यह परेशान करने वाली वास्तविकता है। व्यक्ति को भीड़ द्वारा शायद ही कभी समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, तो मौन में उनके प्रतिध्वनित होने की अधिक संभावना है। हालांकि शोपेनहावर ने उस मौन को खोखला नहीं माना, स्पष्टता ही कुंजी थी। एकांत को एक ऐसे समाज में कमजोरी के संकेत के रूप में देखा जाता है जो एकांत से डरता है। हालांकि शोपेनहावर ने घटनाओं का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, सबसे मजबूत व्यक्ति वह होता है जो अकेला रहकर भी संपूर्ण महसूस कर सकता है, क्योंकि अकेलापन एकांत जैसा नहीं है। जुड़ाव की चाहत रखना लेकिन उसे न पा पाना अकेलापन है। अकेले रहना क्षणिक संगति की बजाय शांति को प्राथमिकता देना है। ये लोगों की कमी नहीं है, ये आपका अस्तित्व है। शोपेनहावर के अनुसार गहन विचारक सहज रूप से इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे उथलेपन से थक जाते हैं, न कि इसलिए कि वे दूसरों से घृणा करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सामान्य व्यक्ति उस घड़ी की तरह होते हैं जो एक ही विचारों को बार बार दोहराती रहती है। हालांकि उत्कृष्ट बुद्धि उस कंपास की तरह होती है जो अर्थ और गहराई की दिशा में इशारा करना कभी बंद नहीं करता, और शोरगुल वाले कमरे में उस कंपास का अनुसरण करना असंभव है। तो एकांत के पास ऐसा क्या है जो सभ्यता नहीं दे सकती? स्वतंत्रता। शारीरिक स्वतंत्रता के अलावा मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता। बिना किसी समझौते के सृजन करने, बिना किसी निंदा के महसूस करने और बिना किसी बाधा के सोचने की स्वतंत्रता। महान विचार अकेले होने पर जीवंत होते हैं। दृष्टि, विज्ञान और दर्शन पर लेख ये भीड़ के परिणाम नहीं हैं, ये मौन में बनते हैं। शोपेनहावर का अधिकांश जीवन आत्मनिरीक्षण में बीता। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, हालांकि वे अपने समय में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, फिर भी उनमें एक शाश्वत समझ थी। एक व्यक्ति केवल तभी स्वयं हो सकता है जब वो अकेला हो, और अगर वह एकांत की कद्र नहीं करता तो उसे आजादी का आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सचमुच तभी आजाद होता है जब वो अकेला होता है। यही असली ताकत निहित है। जब आप स्वीकृति की तलाश करना छोड़ देते हैं तो आप अछूत होते हैं। अस्वीकृति कम दर्दनाक हो जाती है। आप खुद को किसी ऐसी चीज में ढालना बंद कर देते हैं जिसमें आपका कोई स्थान नहीं है। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी राय नहीं दबाते, और अचानक वह एकांत एक आश्रय, शक्ति का स्रोत और वास्तविकता का दर्पण बन जाता है। यही शोपेनहावर के समाधान की निर्मम प्रतिभा है। समाज से अपनी गहराई को स्वीकार करने की याचना मत करो। उसे आपको ठुकराने दो, उसे आपकी गलत व्याख्या करने दो, क्योंकि वह अस्वीकृति आपकी असफलता साबित करने के बजाय आपकी विशिष्टता का प्रमाण है। गहन विचारकों की दुनिया इसलिए उपेक्षा नहीं करती क्योंकि वे गलत हैं, चूंकि वे ज्ञात और सरल के लिए चुनौती पेश करते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें नजरअंदाज कर देती है। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं कि अगर आपकी गलत व्याख्या की जाती है, आपको अलग थलग कर दिया जाता है, या आपको बहुत ज्यादा गहन, बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक या बहुत अलग बताया जाता है, तो ये सकारात्मक है। ये दर्शाता है कि अब आप भीड़ के सदस्य नहीं हैं। हालांकि एकांत केवल पलायन का एक साधन नहीं है, यह आपके समय, ऊर्जा और विचारों को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। यह आपको अभिनय करना बंद करने और वह बनने में सक्षम बनाता है जो आप वास्तव में हैं, न कि वह जो दुनिया आपको बनाना चाहती है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे उस मौन के आदी होते जाते हैं, आप उन चीजों पर ध्यान देने लगते हैं जो दूसरे नहीं देख पाते। आप दुख में गहराई, अराजकता में पैटर्न और मौन में सुंदरता देखते हैं। आप किसी चीज में ढलने के बजाय बनना शुरू करते हैं।
शोपेनहाउ ने इसे महान मन कहा है, भीतर से समृद्ध, लेकिन जन्म से महान नहीं। ये सबके लिए भी नहीं है, क्योंकि एकांत आपको खुद से सामना करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं चुनेंगे और ये भयावह है। हालांकि अकेलापन शक्ति में बदल जाता है अगर आप उस रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं, मौन बैठते हैं, अपने विचारों का भार महसूस करते हैं और खुद को दूसरों में घुलने मिलने के लिए नरम करने की प्रवृत्ति से लड़ते हैं, क्योंकि यह आपको प्रामाणिक बनाता है, इसलिए नहीं कि यह आपको विशिष्ट बनाता है। इसलिए ज्ञान के साथ आने वाले अकेलेपन से डरो मत। इसे खुद को ढालने दो, इसे खुद को गहरा करने दो, इसे खुद को मुक्त करने दो। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके विचार, प्रश्न या भावनाएं आपके आसपास की दुनिया के लिए बहुत भारी, शक्तिशाली या अस्वाभाविक हैं, तो आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप ज्यादा सचेत हैं और उस गहराई और ज्ञान की एक कीमत है, अस्वीकृति, गलत संवाद और अकेलापन। हालांकि यही हकीकत है। कोई आपको ये नहीं बताता कि दुख कोई कमजोरी नहीं है। ये एक संकेत है, एक संकेत कि आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो दूसरे नहीं देते। आप उन भावनाओं का अनुभव करते हैं जिन्हें दूसरे दबा देते हैं। आपके विचार आम धारणा के विपरीत हैं। कई बार जो विशेषताएं आपको विशिष्ट बनाती हैं, वही चीजें दूसरों के लिए असहजता का कारण भी बनती है, इसलिए वे पीछे हट जाते हैं। आप लोगों को अपने उन पहलुओं की याद दिलाते हैं जिनका वे सामना करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए नहीं कि आप गलत है। शोपेनहावर ने इस रहस्य को पहचाना था। आपको अपनी पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। एक बौद्धिक आत्मा कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। इसकी शुरुआत घबराहट से होती है। मैं स्पष्टता में क्यों नहीं हूँ? शायद आंतरिक शक्ति मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और अकेलापन उस सफर में कहीं बदल जाता है। ये जख्म नहीं रह जाता, ये एक दर्पण बन जाता है। एक ऐसा दर्पण जो आपकी क्षमता, आपकी दूरदर्शिता और आपकी सच्चाई को दर्शाता है। शोपेनहाउ ने एक बार कहा था, महान लोग चील की तरह होते हैं जो किसी ऊंचे एकांत में अपना घोंसला बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे घमंडी होते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें ठीक से देखने के लिए मौन की जरूरत होती है। क्योंकि आप उस ऊंचाई से कोलाहल के पार देख सकते हैं, आप उससे ऊपर हैं। इसलिए समाज से अस्वीकृति को स्वीकार करें। अस्वीकृति असफलता की निशानी नहीं है। यह आपके विचारों की गहराई, आपकी ईमानदारी और स्वीकृति के लिए अपनी पहचान से समझौता न करने की आपकी इच्छा का प्रमाण है। इसे प्रमाण माने। आप खोए नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने समय से आगे हैं। हो सकता है कि दूसरे लोग अंततः आपके साथ आ जाए या न भी आए। हालांकि आप पहले से ही स्वतंत्र होंगे। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप कुछ वास्तविक, सत्य, महत्व की तलाश में हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जानें कि यही आपको पहले से ही अद्वितीय बनाता है। शायद आपने हमेशा अलग महसूस किया हो, यानी आप उन विषयों में रुचि रखते हैं जिनकी दूसरे लोग परवाह नहीं करते, बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत गहराई से महसूस करते हैं। शायद दुनिया ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया हो कि क्या ये आपकी कमजोरी है। ऐसा नहीं है, ये स्पष्टता है। शोपेनहावर के अनुसार सबसे स्पष्ट दिमाग अक्सर सबसे एकाकी रास्ते चुनते हैं और ये स्पष्टता आपको आजाद करती है। हालांकि यह आपको अलग थलग भी कर सकती है। जो लोग ध्यान से सोचते हैं, हर चीज को चुनौती देते हैं और कभी सही समाधान स्वीकार नहीं करते, वे साइफोस के लिए उपयुक्त है। आपके विचार और भावनाएं सिर्फ आपके लिए नहीं हैं। आप ही इस चैनल के अस्तित्व का कारण हैं। मनोविज्ञान, दर्शन और मानव मन की और गहन खोजों के लिए अगर ये आपको प्रभावित करता है तो इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे इससे लाभ हो सके। अगर आपने कभी इस तरह के अकेलेपन का सामना किया है तो कृपया अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। मैंने सभी वीडियो पढ़े हैं।
हमारा साथ कभी नहीं होना था। इसलिए आइए हम असंगत विचारों वाले समाज का निर्माण जारी रखें।